सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने 22 फरवरी को होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज बताया है। ये रैली अहरौला के जनता इंटर कॉलेज मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। डॉक्टर राजभर ने कहा कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ बताने वाली राजनीति को चुनौती दी जाएगी और सामाजिक समरसता के साथ विकास का नया संदेश दिया जाएगा। आरक्षण के वर्गीकरण, बेटियों की निःशुल्क शिक्षा, विवाह अनुदान बढ़ाने और आयुष्मान योजना की सीमा बढ़ाने की भी मांग उठाई गई है। साथ ही सुभाषपा ने दावा किया है कि 2027 में आजमगढ़ की सभी सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। फिलहाल नजर 22 फरवरी की इस महारैली पर टिकी है। सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आजमगढ़ जनपद के सभी पत्रकार साथियों को हमारे पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का काम किए हैं। विदित है कि आप सबको जानकारी में भी है कि आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है। और जैसा कि रैली की तैयारियों के संबंध में आपके ही माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त भी हो रही हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर लगे हुए हैं। यह जो सामाजिक समरसता रैली है आजमगढ़ में ही क्यों रखा गया है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आ सकता है। आजमगढ़ क्योंकि विपक्ष बार बार इस चीज को इंगित करता रहता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और आजमगढ़ में देखा जाए तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से अगर देखा जाए उसकी जानकारी के तहत आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और शायद ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यह समझती है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और आजमगढ़ के विकास को अगर ध्यान रखा जाए, देखा जाए तो ग्रामीण स्तर तक विकास की जो एनडीए सरकार की मुख्य धारा चल रही है विकास की, उसमें आजमगढ़ जुड़ा नहीं है। हम सबका उद्देश्य है कि जो जाति भावनाएं व्याप्त हैं प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रयास है कि सर्व समाज के साथ, क्योंकि सर्व समाज की बात इसलिए क्योंकि पार्टी का एजेंडा हमारे है था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हम कहा करते थे, एनडीए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस देने का काम किया। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उसी प्रकार से दलितों के आरक्षण में डिवाइडेशन हो, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को जरूर कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो, उसके बाद आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान रूप से सबको दिया जाए। तो यह रैली इस बार की जो रैली है ऐतिहासिक रैली होगी और यह ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्यो, जो तैयारी है इतनी बड़ी रैली अब कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं, समस्त समाज के लोगों से मुलाकात भी हो रही है, उनके बीच में बैठकें, जन चौपाल, सूचनाएं भी जा रही हैं और हम यह कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग इस हमारे रैली में पहली बार चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, मंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड से बहुत लोग प्रभावित हैं कि एक ही नेता उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो सर्व समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी, उनके साथ न्याय कैसे हो, इसके लिए मुखर होकर के आवाज बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता महारैली ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम आने वाले 2027 चुनाव को भी हमने अपने नजर में रखा हुआ है कि 27 चुनाव में जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, इस बार उनका हम लोग घमंड तोड़ने का काम करेंगे और 27 के चुनाव में मैक्सिमम सीट एनडीए के पक्ष में दे करके हम लोग अपनी सरकार फिर एक बार बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह है इस रैली के माध्यम से जो सामाजिक समरसता महारैली का नाम दिया गया है, अभी पूर्व के 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष बार बार संविधान की दुहाई देता था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक ड्रामा करने का काम किए और जनता की आंखों में धूल झोंक करके
कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीट जीतने का लोगों ने काम किया। लेकिन पार्लियामेंट चला, सदन के अंदर एक बार भी संविधान की चर्चा नहीं की गई, बल्कि संविधान की प्रति को लेकर के नौटंकी करने का विपक्ष के लोगों ने काम किया था। अगर वाकई में देश के संविधान के प्रति अगर इतनी हमदर्दी है, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी जो सामाजिक समरसता रैली है, विपक्ष को हमारी रैली को सुनना चाहिए। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को सुनना चाहिए, जो माननीय नेताजी कह रहे हैं कि संविधान अगर खतरे में है और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश या देश की शैक्षणिक व्यवस्था में भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत का संविधान अगर अति महत्वपूर्ण है तो प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को भारत का संविधान पढ़ने पर बहस हो और पार्लियामेंट से पास हो, ताकि प्राइमरी विद्यालय से ही भारत का संविधान पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हम सब लोग, क्योंकि हमेशा हम सत्ता में रहें या न रहें, हमेशा हम गरीब की समस्याओं, गरीब की जो आवाज है उसको बुलंद करते रहते हैं। अभी एक छोटी सी समस्या आई, जैसे बेटियों को उत्तर प्रदेश की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बेटियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटियों के संबंध में जो एक माहौल बनाया गया है कि बेटियां पैदा होती हैं तो खर्चीले हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह, शादी विवाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन से निरंतर यह मांग करती रही है। सरकार में हम लोग हैं, हर बार इस बात को हम लोग उठाते रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कराई जाए। बेटियां जितना पढ़ना चाहें, उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करे। और इसके साथ साथ जो शादी अनुदान बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से दी जाती थी, मैं धन्यवाद देता हूं इस बार के बजट में जिस प्रकार से जब 25,000 शादी अनुदान मिलता था तो हम लोगों ने बाकायदे इस पे आंदोलन करके इसको 25,000 से 50,000 कराया। जो भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे पेंशन जो मिलते थे, पहले 300 मिलते थे, अब वो लगभग 1,000 तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से अभी जब बजट पास हुआ तो बजट में बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान 50,000 से 1,00,000 कर दिया गया है। 22 तारीख की जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसका एक और यह मुद्दा रहेगा कि 1,00,000 में किसी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी अनुदान देना ही है तो कम से कम 5,00,000 रुपया गरीब बेटी की शादी में दिया जाए, जिससे कि उस बेटी की शादी हो सके और परिवार भी खुशहाल रह सके। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था है जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार हमलावर भी रहता है। इसके साथ साथ आम जनमानस में भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, जो आयुष्मान कार्ड है, एक सबसे बड़ी विसंगति उसमें आई है। अभी मैं 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मैंने खुद किया था और मुलाकात के दरमियान हमने इस बात की चर्चा भी किया था कि जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड में एक नियम बना दिया गया है कि जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, तो इसमें जो परिवार 5-6 सदस्यों का बंधन है, इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए। परिवार में चाहे जितने सदस्य हों, उनका आयुष्मान कार्ड बने। और इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान किया है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक समरसता जो महारैली है, यह एक विशेष मुद्दा हमारा और भी रहेगा कि जिस प्रकार से किसी माननीय का अगर तबियत खराब हो जाता है तो उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से लगभग 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था बनाई गई है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, जनता से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो फिर जनता के साथ भेदभाव क्यों? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन के ही माध्यम से हम सत्ता सरकार में हैं और हम लोग हमेशा गरीब की आवाज बुलंद करते रहते हैं। उसमें एक उस 22 तारीख की रैली में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठने वाला है हमारे मन से, वो यह भी रहेगा कि अगर माननीयों को 25 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाता है, तो जो आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, उस आयुष्मान कार्ड की भी लिमिट बढ़ाई जाए, 5 लाख रुपए से 25 लाख कराया जाए, ताकि कोई मेजर बीमारी हो तो गरीब आसानी से अपना इलाज करा सके। और इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से युवा उद्यमी योजना को लेकर के, मैं लास्ट टाइम भी मिला था लगभग 30 दिसंबर 2025 को 24 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के दरमियान भी हमने युवाओं के उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होता चला जा रहा था, इस पे भी हमने प्रश्न खड़ा किया था। और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से मैंने जब मुलाकात किया तो मैंने चर्चा किया
तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस बार के बजट में जिस प्रकार से बेरोजगार नौजवानों के लिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई गई, जिसमें 5 लाख रुपए का बिना गारंटी और बिना ब्याज का जो लोन मिलता था, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। यह जो प्रयास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रहा है, यह इस प्रयास से जनमानस में एक सकारात्मक संदेश गया है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात कही गई हो, जनमानस में सकारात्मक प्रभाव गया है, या फिर बेटियों की शादी से संबंधित या बेटियों की पढ़ाई से संबंधित, इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसीलिए यह जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसलिए दिलचस्प हो जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एजेंडे हैं वो साफ है और पूरा ट्रांसपेरेंट भी है और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सामाजिक समरसता महारैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली आने वाले 2027 के चुनाव का आगाज भी कर रही है। कौन-कौन रहेगा रैली में उपस्थित, कौन-कौन रहेगा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले तो यह अपनी रैली, व्यक्तिगत रैली कर रही है। यह एनडीए की रैली नहीं है, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 2, 4, 5 नेता आवें, जो इस रैली के साक्ष्य के तौर पे रहें और देखें। तो अभी तक जो मैसेज कन्वे हुआ है, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का आने का एक संकेत प्राप्त हुआ है अभी, जो प्रोटोकॉल जब तक आ न जाए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं, लगातार तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, बट भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर और जापान जाना पड़ गया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नकारात्मक संदेश गया है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात कही गई हो, जनमानस में सकारात्मक प्रभाव गया है, या फिर बेटियों की शादी से संबंधित या बेटियों की पढ़ाई से संबंधित, इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसीलिए यह जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसलिए दिलचस्प हो जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एजेंडे हैं वो साफ है और पूरा ट्रांसपेरेंट भी है और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सामाजिक समरसता महारैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली आने वाले 2027 के चुनाव का आगाज भी कर रही है। कौन-कौन रहेगा रैली में उपस्थित, कौन-कौन रहेगा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले तो यह अपनी रैली, व्यक्तिगत रैली कर रही है। यह एनडीए की रैली नहीं है, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 2, 4, 5 नेता आवें, जो इस रैली के साक्ष्य के तौर पे रहें और देखें। तो अभी तक जो मैसेज कन्वे हुआ है, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का आने का एक संकेत प्राप्त हुआ है अभी, जो प्रोटोकॉल जब तक आ न जाए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं, लगातार तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, बट भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर और जापान जाना पड़ गया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जैसा कि परसों नरसों बातचीत हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में अपने सरकार से किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो अभी सूचना प्राप्त हुई है लगभग 2 घंटा पहले कि माननीय दयाशंकर सिंह जी का आने का हो गया है, कि दयाशंकर सिंह जी अभी आ रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारे राजा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनंत राय जी, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। कूच बिहार के राजा साहब हैं, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे इस सामाजिक समरसता महारैली के मंच पर शिवसेना के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिंदे साहब, उनसे हमारी खुद वार्तालाप हुई थी। उन्होंने अभिषेक वर्मा जी को लगाया था, जो उनके संयोजक हैं। अभिषेक वर्मा जी के द्वारा यह सूचना दी गई कि शिवसेना से उनके प्रदेश अध्यक्ष यूपी और दिल्ली के 2 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में शिवसेना के आ रहे हैं। इसके साथ-साथ स्थानीय लीडरशिप, जो प्रभावशाली लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग भी मंच पर देखने को मिले। अच्छा, उसी दिन अनिल राजभर जी ने भी एक कार्यक्रम रख दिया है फूलपुर क्षेत्र में, तो क्या टकराव नहीं होगा उसमें? आपका प्रश्न देखिए बहुत सही है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको कार्यक्रम करने का अधिकार है। अगर कोई लीडरशिप है, नेता है, या फिर सामाजिक राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है, तो कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर है, एक डेट में 2-2 कार्यक्रम हो गए हैं, तो इससे कोई विचलित करने वाली बात नहीं है। चुनाव के दरमियान एक ही डेट में कई कार्यक्रम कई नेताओं के लग जाते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात तो लोडर और लीडर की लड़ाई है क्या ये? ऐसा भी नहीं है। वो तो जनता तय करती है कि लोडर कौन होता है, लीडर कौन होता है।
और जनमानस में जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता है, जनमानस के साथ साथ चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, यह पार्टी अब तो इतना लोहा मान ही गई है कि ओम प्रकाश राजभर क्रांतिकारी नेता हैं और साफ सुथरे नेता है, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। अच्छा, यूजीसी पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यूजीसी पर स्टैंड क्लियर कट है और बहुत पहले से जब यह यूजीसी आई थी तो संजोग से यूजीसी बिल लागू हुआ, संजोग से मैं लखनऊ ही था, मीडिया ने हमसे प्रश्न किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा यूजीसी भले ही ओबीसी एससी एसटी के लिए पक्ष में है, लेकिन भारत का संविधान इसकी गवाही नहीं देता है, इसके अनुमति भी नहीं देता है कि आप पक्षपात करें, भेदभाव करें। कहीं ना कहीं मैंने उसी ने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि यूजीसी बिल जो आई है उसमें विसंगतियां हैं, सामान्य वर्ग कहीं न कहीं इससे प्रभावित है और सरकार को इस पे फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो समानता के अधिकार के तहत जो यूजीसी बिल लाया गया है उसमें विसंगति थी और मैं धन्यवाद देता हूं कि सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम तरह के आंदोलन हुए और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे भी लगाया और एक सुनवाई का डेट भी दिया कि जब तक जिस प्रकार का अधिकार एससी एसटी ओबीसी को दिया गया है उसी प्रकार का अधिकार हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को प्राप्त। यूजीसी को लेकर समर समाज में बहुत नाराजगी है, उसका खामियाजा कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब किसी के अधिकार का हनन होगा तो स्वाभाविक तौर पर हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, उस पे जरूर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, जब उससे देश चलता है तो सबके अधिकारों की रक्षा जब भारत का संविधान करता है तो उसे विसंगति नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जानबूझकर क्या कि सवर्णों, ओबीसी और एससी एसटी में आपस में खाई पैदा करने उस कमेटी में जो लगभग 14 से 15 सदस्य थे, उन लोगों को उससे विचार करना चाहिए था। हो सकता है टेस्टिंग रहा हो। अच्छा, आप मान रहे हैं कि टेस्टिंग है ये? हो सकता है समाज टेस्टिंग को रहा बांटने हो। के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में पहले ही बताया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं खड़ी है। जब भी वो बात करती है, मैं इसीलिए पहले ही बताया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने एजेंडे में 2002 में ही रख दिया था कि सबसे पहले सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग में जितने भी लोग हैं सब अमीर ही हैं, सब लोग धनपशु ही हैं, बहुत सारे गरीब हैं। केंद्र सरकार क्या समाज को बांटने के लिए कोशिश कर रही है? नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना पक्ष पहले ही रखा था कि यूजीसी बिल में जो विसंगति है उसको दूर करने की आवश्यकता थी। स्टैंड माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का यही रहा, आपके न्यूज चैनल पर भी चला कि इसमें विसंगति है, इसको रोकने की आवश्यकता है और सबको समान अधिकार देने की आवश्यकता है। जिस तरह से कल डिप्टी सीएम ने जो है जी, समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनको भय है कि कहीं इसमें नियम में परिवर्तित न हो जाए, तो वो निश्चिंत रहें। हमारी सरकार पहले ही कही है, सबका साथ सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई बोले या ना बोले, ओम प्रकाश राजभर जी जरूर बोलेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना स्टैंड जरूर क्लियर करेगी। तो मैं आज भी वही कह रहा हूं कि यूजीसी बिल एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में है, लेकिन किसी को विपक्ष में खड़ा करके इस बिल को पास करना, इस बिल को पारित करना, यह कहीं ना कहीं नियम संगत नहीं है, भारत के संविधान के तहत नहीं। जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर डिप्टी सीएम और सीएम में आपस में क्लेश हो गया है, वो बयान दे रहे हैं कि उनको शंकराचार्य नहीं मानते, सीएम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बटकों का सम्मान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ये भी कर रहे हैं कि जो बटकों पर हमला हुआ कुंभ के दौरान ये गलत हुआ और उनको पाप लगेगा जो करेगा। तो क्या सरकार ही में आपस में नहीं बन रही क्या डिप्टी सीएम सीएम? देखिए, ये सब विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, उनके नेताओं का है। हम गठबंधन का हिस्सा एकदम हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, मेरा पक्ष यही है कि सम्मान तो हम एक छोटे से ब्राह्मण का भी करते हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, देखिएगा वहाँ दसियों हजार हमारे प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग आएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जिसको प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं रही है, किसी का अपमान करके कोई पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। हम सबका सम्मान करना जानते हैं और सबका सम्मान करना भी चाहते हैं। सर, अपने पत्र में लिख करके दावा किए हैं कि लगभग 10,000 ब्राह्मणों का वहाँ आगमन होना है, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी के हमारे बहुत सारे ब्राह्मण कार्यकर्ता है, डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं, नित्यानंद पांडे जी हैं, राजू तिवारी जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं उनके नेतृत्व में जो हमारे चाणक्य मंच एक पार्टी का एक विंग है, उसके माध्यम से दसियों हजार हमारे वरिष्ठ प्रबुद्ध जन लोग आ रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वैसे भी लोग आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो सामाजिक समरसता नाम दिया गया उसमें जब हमारे मंच पर ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे
तो स्वाभाविक तौर पर है जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि हम जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, हम जातिवादी को बढ़ावा देते हैं, कहीं न कहीं ऐसे इस कार्यक्रम से इस पे पूर्ण विराम लगेगा। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से, उनको अपनी तरफ ऐसा नहीं है, बीजेपी से नाराज नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा जो यूजीसी बिल आई है, इसको लेकर के नाराज़गी है। शायद इसीलिए सरकार बैक फुट पर है और हमारा जो कोर्ट है, वो फ्रंट फुट पर है और कोर्ट ने भी विश्वास दिलाया है कि भई आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब देखिए न्यायपालिका है, चाहे सत्ता सरकार किसी की हो, जनमानस हो, दोनों के बीच में जब कहीं न कहीं विसंगतियाँ पैदा होती है तो कोर्ट इंटरफेयर करता है और कोर्ट ने विश्वास दिलाया सरकार को भी और जनमानस को भी कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे। तो तो उत्तर सरकार प्रदेश में ब्राह्मण कानून के व्यवस्था को लेकर और प्रशासनिक अमले के कार्यशैली को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? आए दिन IGRS की बात की जाती है, टॉप रैंकिंग की, मगर वहीं न्याय नहीं मिलता है। हर जनपद में ऐसा वाकया मिलता है। देखिए, मैं बहुत पहले भी इस बात को मैंने बोला था और आज भी बोलूँगा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जो दूषित मानसिकता के, उनको समझ ही में नहीं आता है कि जनमानस का जो कार्य है, जो भाई सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो जनता का कार्य होना चाहिए। आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। ऐसे लोगों पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो इस जनता के साथ भेदभाव और उनके साथ अन्याय करते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको देता हूँ बनारस का। मेरे पास एक वीडियो है। बनारस का एक छोटा-सा मतलब छोटा क्या मैं बड़ा एजेंडा कह सकता हूँ। बनारस में एक गर्भवती महिला गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला दर्द से परेशान थी। वह महिला उस हॉस्पिटल पर गई कि हमारा ट्रीटमेंट किया जाए, हमें बहुत पेन हो रहा है। वहाँ कोई डॉक्टर है, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ आपको। आज मैंने इस पे चर्चा भी किया, बात भी किया। मतलब ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो